नमस्कार। आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब यूनिट ऑपरेशंस का मतलब होता है वो औद्योगिक प्रक्रियाएं जो दवा बनाने में काम आती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है साइज रिडक्शन, जिसमें हम हैमर मिल और बॉल मिल के बारे में जानेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि हम कणों के आकार को छोटा करने की प्रक्रिया और उसके लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों को समझेंगे। फिर आता है साइज सेपरेशन। इसमें हम सीव्स, साइक्लोन सेपरेटर और आईपी के अनुसार पाउडर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। मतलब एक बार कण छोटे हो गए तो उन्हें उनके आकार के हिसाब से अलग कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। इसके बाद आएगा मिक्सिंग, जिसमें डबल कोन ब्लेंडर, टर्बाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल और सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर शामिल हैं। यहाँ हम ये जानेंगे कि अलग अलग पदार्थों को सही तरीके से आपस में कैसे मिलाया जाता है। अगला टॉपिक है फिल्ट्रेशन। इसमें हम थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्टर और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर को समझेंगे। फिल्ट्रेशन मतलब किसी लिक्विड से सॉलिड को छानकर अलग करने की प्रक्रिया। फिर हम पढ़ेंगे ड्राइंग, जिसमें फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और फ्रीज ड्राइंग की प्रक्रिया शामिल है। ड्राइंग का मतलब तो आप जानते ही हैं, किसी पदार्थ से नमी को हटाना। और आखिर में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम इसकी परिभाषा, इसका वर्गीकरण और इसके अलग अलग तरीकों के बारे में जानेंगे। इसका मतलब होता है किसी पदार्थ से उसके जरूरी कंपोनेंट्स को बाहर निकालना। नीचे बॉक्स में आप देख सकते हैं, हम इन सभी यूनिट ऑपरेशंस की परिभाषा, उनके उद्देश्य, उनके सिद्धांत और इनमें इस्तेमाल होने वाली मशीनों की बनावट और वो कैसे काम करती हैं, इन सबको विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है साइज रिडक्शन। चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग साइज इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ फाइन पाउडर। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दवा के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे कणों या फिर एक महीन पाउडर में बदला जाता है। द टर्म साइज रिडक्शन इज अप्लाइड टू वेज इन विच पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर कट और ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। साइज रिडक्शन शब्द का इस्तेमाल उन सभी तरीकों के लिए किया जाता है जिनसे हम ठोस पदार्थों के कणों को काटकर या तोड़कर छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। साइज रिडक्शन इज नेसेसरी इफ द स्टार्टिंग मटीरियल इज टू कोर्स एंड द फाइनल प्रोडक्ट नीड्स टू बी अ फाइन पाउडर। ये प्रक्रिया तब बहुत ज़रूरी हो जाती है जब हमारा शुरुआती कच्चा माल यानी रॉ मटीरियल बहुत मोटा या खुरदरा हो और हमें जो अंतिम प्रोडक्ट चाहिए वो एक महीन पाउडर के रूप में चाहिए। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन, यानी ये प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स सच एज सस्पेंशन, the rate of sedimentation decreases to a large extent by reducing the particle size of the drug. कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कि सस्पेंशन, उनकी स्थिरता को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। जब कणों का आकार छोटा होता है तो वो दवा में जल्दी से नीचे नहीं बैठते, जिससे सस्पेंशन ज़्यादा देर तक एक जैसा बना रहता है। To help in the process of separation of the solid from liquids by filtration, as the rate of filtration depends upon the particle size. यह फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी मदद करता है। छोटे कण होने से ठोस को तरल से अलग करना आसान हो जाता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन की जो रफ्तार है वो भी कणों के आकार पर निर्भर करती है। To increase the rate of absorption of drugs, the smaller the particle size, the greater is the rate of absorption. ये दवाओं के शरीर में अवशोषण की दर को बढ़ाता है। देखिए, कण का आकार जितना छोटा होगा, दवा उतनी ही तेजी से और बेहतर तरीके से शरीर में अब्जॉर्ब होगी। To increase the rate of solution in the case of chemical substances, because reduction of the particle size increases the surface area for the action of the solvent. यह रासायनिक पदार्थों के घुलने की दर को भी तेज कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कणों का आकार कम करने से उनका सतही क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे सॉल्वेंट उन पर ज्यादा असरदार तरीके से काम कर पाता है। Due to size reduction, we can design different types of drug dosage forms, tablets, capsules, suspension, and emulsion, etc. और आखिर में साइज रिडक्शन की वजह से ही हम अलग अलग तरह की दवाइयाँ जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन और इमल्शन वगैरह बना पाते हैं। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो साइज रिडक्शन की प्रक्रिया पर असर डालते हैं। इनको याद रखने के लिए एक मिमोनिक दिया गया है, जो एक तरह से याद करने का आसान तरीका है। हार्ड टू मेक मेडिसिन, स्टूडेंट्स शुड प्रैक्टिस फार्मेसी बाय रोट। इस वाक्य के हर शब्द का जो पहला अक्षर है वो एक फैक्टर को दिखाता है। चलिए इन फैक्टर्स को एक एक करके समझते हैं। 1. हार्डनेस। द हार्डनेस ऑफ द मटीरियल अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। It is easier to break soft material to a small size than hard material.
The hardness of any material affects the drug solubility and modification of any drug dosage form. पहला फैक्टर है हार्डनेस यानी पदार्थ की कठोरता। कोई पदार्थ कितना कठोर है ये पूरी प्रक्रिया पर असर डालता है। सीधी सी बात है, नरम पदार्थ को तोड़ना आसान होता है जबकि कठोर पदार्थ को तोड़ना मुश्किल। पदार्थ की कठोरता दवा की घुलनशीलता को भी प्रभावित करती है। 2. Toughness. The crude drugs of a fibrous nature are not easily broken down into smaller particles and show a tough nature. In toughness, materials' fibers are attached to each other in a layering form and affect the solubility of materials. दूसरा है toughness, जिसका मतलब है मजबूती या चिमड़ापन। कुछ रेशेदार दवाएं जिनके अंदर फाइबर्स होते हैं वो आसानी से नहीं टूटती क्योंकि उनके रेशे एक दूसरे से परतों में मजबूती से जुड़े होते हैं। यह गुण भी उनकी घुलनशीलता पर असर डालता है। 3. Material structure. Material structure is one of the major problems during size reduction because special size and shape materials are easily broken down by a special machine or by a special method. तीसरा है पदार्थ की संरचना। कुछ पदार्थों की बनावट या उनका आकार ऐसा होता है कि उन्हें तोड़ने के लिए खास तरह की मशीन या फिर विशेष तरीकों की जरूरत पड़ती है, जो एक चुनौती बन सकती है। 4. Moisture content. The presence of moisture in the material influences a number of its properties such as hardness and stickiness, which in turn affect the particle size reduction. The material having 5% moisture in case of dry grinding and 50% moisture in wet grinding does not create a problem. चौथा फैक्टर है नमी की मात्रा। पदार्थ में मौजूद नमी उसकी कठोरता और चिपचिपाहट जैसे गुणों को बदल सकती है। आमतौर पर अगर हम सूखी पिसाई यानी ड्राई ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो 5% तक नमी से कोई दिक्कत नहीं होती, और अगर गीली पिसाई यानी वेट ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो 50% तक नमी चल जाती है। 5. Stickiness. Stickiness causes a lot of difficulty in size reduction. This is due to the fact the material adheres to the grinding surface or sieve surface of the mill. Due to the stickiness of the material, it affects the material weighing accuracy. और पांचवा है stickiness यानी चिपचिपाहट। अगर कोई पदार्थ चिपचिपा है तो साइज रिडक्शन में बहुत मुश्किल आती है। वो क्या करता है, मशीन की पीसने वाली सतह या छलनी से चिपक जाता है जिससे प्रक्रिया रुक सकती है और पदार्थ को सही ढंग से तौलने में भी दिक्कत आती है। चलिए साइज रिडक्शन को प्रभावित करने वाले कुछ और फैक्टर्स को देखते हैं। 6. Softening temperature. Waxy substances, stearic acid, or drugs containing oil or fat become softened during the size reduction process. If heat is generated, then the material will not easily break down and will stick to the mill. If more temperature is generated in the machine, it affects the material's stability and changes its activity. छठा फैक्टर है softening temperature, यानी नरम होने का तापमान। कुछ मोम जैसे या तेल वाले पदार्थ पीसने के दौरान जो गर्मी पैदा होती है उससे नरम होकर पिघलने लगते हैं। इससे वे आसानी से टूटते नहीं और मशीन से चिपक जाते हैं। ज्यादा तापमान दवा की स्थिरता पर भी बुरा असर डाल सकता है। 7. Purity required. Various mills are used for size reduction, which often causes the grinding surface to wear off, and thus impurities come into the powder. If a high degree of purity is required, such mills must be avoided. सातवां है आवश्यक शुद्धता। पीसने की प्रक्रिया के दौरान कई बार मशीन की सतह घिस जाती है जिससे पाउडर में अशुद्धियां मिल सकती हैं। अगर हमें बहुत ज्यादा शुद्ध प्रोडक्ट चाहिए तो हमें ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करने से बचना होगा। 8. Physiological effect. Some drugs are very potent. During their particle size reduction in a mill, dust is produced which may have an effect on the operator. In such cases, an enclosed mill may be used to avoid dust. 8वां है शारीरिक प्रभाव। कुछ दवाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। पीसते समय उनकी धूल उड़ सकती है जो मशीन चलाने वाले व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसे मामलों में धूल से बचने के लिए एक बंद मिल का उपयोग किया जाना चाहिए। 9. Bulk density. The output of the size reduction of material in a machine depends upon the bulk density of the substance. 9वां है bulk density यानी पदार्थ का घनत्व। मशीन से एक बार में कितना उत्पाद निकलेगा ये पदार्थ की bulk density पर भी निर्भर करता है। 10. Ratio of feed size to product size. To get a fine powder in a mill, it is required that a fairly small feed size should be used. Hence, it is necessary to carry out the size reductions in several stages using different equipment. Example, preliminary crushing followed by coarse powder and then fine grinding. और 10वां है feed और उत्पाद के आकार का अनुपात। अगर हमें बहुत महीन पाउडर चाहिए तो बेहतर होता है कि हम मशीन में पहले से ही छोटे आकार का पदार्थ डालें। इसलिए साइज रिडक्शन अक्सर कई चरणों में किया जाता है, जैसे पहले मोटी कुटाई, फिर मध्यम और अंत में महीन पिसाई। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन की। इसके 5 मुख्य तरीके हैं जो नीचे चित्रों में भी दिखाए गए हैं।
1. Cutting. Material is cut by a sharp blade. Example, cut a mill. इसमें जैसा कि आप चौथे चित्र में देख सकते हैं, एक तेज ब्लेड से पदार्थ को काटा जाता है। 2. Compression. Material is crushed by pressure. Example, roll a mill. इसमें जैसा दूसरे चित्र में है, दबाव डालकर पदार्थ को कुचला जाता है। 3. Impact. Material is hit by an object at high speed. Example, hammer mill. इसमें जैसा आप पहले चित्र में देख सकते हैं, तेज गति से किसी चीज से पदार्थ पर चोट की जाती है, यानी प्रहार किया जाता है। 4. Attrition. Material is rubbed between two surfaces. Example, roller mill. इसमें जैसा कि तीसरे चित्र में दिखाया गया है, पदार्थ को दो सतहों के बीच रगड़ा जाता है। 5. Combined impact and attrition. A combination of both principles. Example, ball mill. और इसमें impact और attrition यानी प्रहार और रगड़ दोनों सिद्धांतों का एक साथ इस्तेमाल होता है। चलिए अब हम अपनी पहली मशीन हैमर मिल के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। द मटीरियल इज ब्रोकन बाय द इम्पैक्ट ऑफ स्विंगिंग हैमर्स। ये इम्पैक्ट यानी प्रहार के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें होता क्या है कि पदार्थ पर तेजी से घूमते हुए हथौड़ों से चोट की जाती है, जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन यानी इसकी बनावट। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ मेटल केसिंग एनक्लोजिंग अ सेंट्रल शाफ्ट टू विच 4 और मोर स्विंगिंग हैमर्स आर अटैच्ड। इसमें एक धातु का खोल होता है जिसे केसिंग कहते हैं, जिसके अंदर एक सेंट्रल शाफ्ट होता है। इस शाफ्ट पर 4 या उससे ज्यादा हथौड़े लगे होते हैं जो फ्री होकर झूल सकते हैं। The lower part of the mill consists of a screen through which material can pass into a suitable receiver when the desired degree of size reduction is reached. मिल के निचले हिस्से में एक स्क्रीन या जाली लगी होती है। जब पदार्थ पीसकर हमारे मनचाहे आकार का हो जाता है तो वो इस स्क्रीन से छनकर नीचे एक कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। 1. The material is put into the hopper, which feeds into the drum. सबसे पहले कच्चा माल ऊपर बने हॉपर में डाला जाता है, जहां से वो धीरे धीरे मिलिंग चेंबर में जाता है। 2. The material is powdered to the desired size due to the fast rotation of the hammers. अंदर ये हथौड़े बहुत तेज गति से घूमते हैं और पदार्थ पर लगातार प्रहार करके उसे महीन पाउडर में बदल देते हैं। 3. The powdered material is collected under the screen. पिसा हुआ पदार्थ नीचे लगी स्क्रीन से छनकर बाहर जमा हो जाता है। 4. This mill has the advantage of continuous operation because the chance of jamming is less as the hammers are not fixed. इस मिल का एक बड़ा फायदा ये है कि ये लगातार काम कर सकती है, क्योंकि इसके हथौड़े फिक्स नहीं होते बल्कि झूलते हैं, इसलिए इसके जैम होने की संभावना बहुत कम होती है। 5. Due to the high speed of operation, heat is generated which may affect thermolabile drugs or materials. चलिए अब हैमर मिल के फायदे और नुकसान को और अच्छे से देखते हैं। एडवांटेजेस यानी इसके फायदे क्या हैं। It is used for the production of intermediate grades of powder. इसका उपयोग मध्यम ग्रेड का पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। It can be operated continuously. इसे बिना रुके लगातार चलाया जा सकता है। It is effective in function and can grind different types of material. यह काम करने में बहुत कुशल है और इससे कई अलग-अलग तरह के पदार्थों को आसानी से पीसा जा सकता है। Disadvantages यानी इसके नुकसान क्या हैं? Due to high speed, heat is generated. जैसा हमने पहले बात की, इसकी तेज गति के कारण गर्मी पैदा होती है। It is not suitable for heat sensitive material. इसलिए यह उन पदार्थों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है जो गर्मी से खराब हो जाते हैं। तो हैमर मिल तेज और प्रभावी तो है, लेकिन गर्मी वाली समस्या के कारण ये हर जगह काम नहीं आ सकती। और यहीं पर हमारी अगली मशीन बॉल मिल काम आती है। तो चलिए बॉल मिल को समझते हैं। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड अट्रिशन। यह सिर्फ प्रहार यानी इम्पैक्ट पर ही नहीं, बल्कि रगड़ यानी अट्रिशन के सिद्धांत पर भी काम करती है। मतलब यह 2 तरीकों से पिसाई करती है। अब इसका कंस्ट्रक्शन यानी बनावट देखते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं। It consists of a hollow cylinder which is mounted on a metallic frame, allowing it to be rotated on its longitudinal axis. इसमें एक खोखला बेलनाकार ड्रम होता है जो एक धातु के फ्रेम पर लगा होता है, ताकि यह अपनी धुरी पर आसानी से घूम सके। The cylinder contains balls, the grinding medium, that occupy 30 to 50% of the mill volume. The ball size depends on the size of the feed and the diameter of the mill. इस सिलेंडर के अंदर धातु की गेंदें भरी होती हैं, जिन्हें बॉल्स कहते हैं। ये मिल के कुल आयतन का 30 से 50% हिस्सा घेरती हैं। इन गेंदों का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना मोटा पदार्थ पीस रहे हैं और मिल का व्यास कितना है। The cylinder and balls are made up of metal and are usually lined with chrome. In the pharmaceutical industry, the cylinder is sometimes lined with rubber or porcelain. सिलेंडर और गेंदें धातु की बनी होती हैं और उन पर अक्सर क्रोम की परत होती है।
दवा उद्योग में कभी-कभी सिलेंडर के अंदर रबर या चीनी मिट्टी की परत भी लगा दी जाती है ताकि दवा धातु के संपर्क में आकर खराब न हो। अब हम बॉल मिल की वर्किंग यानी ये काम कैसे करती है उसे समझेंगे। The drug to be ground is put into the cylinder of the mill and it is rotated. The speed of rotation is very important. जिस दवा को पीसना है उसे गेंदों के साथ सिलेंडर में डाल दिया जाता है और फिर सिलेंडर को घुमाया जाता है। यहाँ पर घूमने की जो गति है वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्यों? At low speed, the mass of balls will slide or roll over each other and only a negligible amount of size reduction will occur. सोचिए, अगर गति बहुत धीमी है तो गेंदें बस एक दूसरे पर फिसलेंगी या लुढ़केंगी और पिसाई लगभग न के बराबर होगी। At high speed, the balls will be thrown out to the walls by centrifugal force and no grinding will occur. और अगर गति बहुत ज्यादा तेज कर दी जाए तो सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण सारी गेंदें सिलेंडर की दीवारों से जाकर चिपक जाएंगी और तब भी कोई पिसाई नहीं होगी। At correct speed, about 2/3 of the critical speed. This centrifugal force just occurs, with the result that the balls are carried almost to the top of the mill and then fall. This way, the maximum size reduction is affected by impact and attrition. लेकिन जब हम इसे सही गति पर घुमाते हैं, जो कि क्रिटिकल स्पीड का लगभग 2/3 होती है, तब गेंदें सिलेंडर में ऊपर तक जाती हैं और फिर नीचे गिरती हैं। जब वे ऊपर से नीचे गिरती हैं तो इम्पैक्ट होता है और जब वे एक दूसरे पर लुढ़कती हैं तो इट्रिशन होता है। इस तरह दोनों तरीकों से सबसे अच्छी पिसाई होती है। After a suitable time, the material is taken out and passed through a sieve to get a powder of the required size. कुछ समय बाद पिसे हुए पदार्थ को बाहर निकालकर छलनी से छान लिया जाता है ताकि हमें सही साइज का पाउडर मिल सके। Advantages: It can produce very fine powder. इससे बहुत ही महीन पाउडर बनाया जा सकता है। It can be used for continuous operation if sieves or classifiers are attached to the mill. अगर इसके साथ छलनी लगा दी जाए तो इसे लगातार भी चलाया जा सकता है। It is suitable for both wet and dry grinding processes. यह गीली और सूखी दोनों तरह की पिसाई के लिए उपयुक्त है। Disadvantages: The ball mill is a very noisy machine. यह मशीन बहुत ज्यादा शोर करती है। Wear occurs from the balls as well as from the casing, which may result in contamination of the product. समय के साथ गेंदों और सिलेंडर की सतह घिसती हैं, जिससे उत्पाद में अशुद्धि या संदूषण का खतरा रहता है। अच्छा, तो कणों को छोटा करने के बाद हमारा अगला कदम क्या होगा? जाहिर है उन्हें उनके आकार के हिसाब से अलग करना। तो हमारा अगला टॉपिक है साइज सेपरेशन। डेफिनेशन: साइज सेपरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग आकार के कणों के मिश्रण को छलनी जैसी सतहों का उपयोग करके 2 या 2 से अधिक हिस्सों में बांटा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सीविंग, सिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग। इसे सीविंग, सिफ्टिंग या स्क्रीनिंग भी कहा जाता है। तीनों का मतलब एक ही है। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक साइज, शेप एंड डेंसिटी। यह तकनीक कणों के भौतिक गुणों जैसे उनके आकार, उनकी आकृति और उनके घनत्व पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज सेपरेशन: तो सवाल यह है कि हम साइज सेपरेशन करते क्यों हैं? इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल्स एटसेट्रा। टैबलेट और कैप्सूल बनाने के लिए हमें एक खास आकार के कण चाहिए होते हैं, तो सही आकार के कणों को निर्धारित करने के लिए टू ऑब्टेन डिजायर्ड ग्रैन्यूल्स एंड इंश्योर देयर फ्लोएबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। मनचाहे आकार के दाने प्राप्त करने के लिए ताकि वे एक समान हो और मशीन में आसानी से बह सकें। टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, मिश्रण से अवांछित पदार्थों जैसे कि बहुत बड़े या बहुत छोटे कणों को हटाने के लिए। टू इम्प्रूव द मिक्सिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स, पाउडर को मिक्स करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि एक ही आकार के कण आपस में अच्छी तरह मिक्स होते हैं। टू इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, कणों की घुलनशीलता और स्थिरता में सुधार करने के लिए। एंड टू परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल्स, और कच्चे माल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए भी ये जरूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया भारत की वो आधिकारिक किताब है जो दवाओं के मानक तय करती है। द इंडियन फार्माकोपिया हैज स्पेसिफाइड 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पसेस। आईपी ने दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले पाउडर के लिए 5 अलग अलग ग्रेड निर्धारित किए हैं। चलिए आईबी के अनुसार पाउडर के इन 5 ग्रेड्स को विस्तार से समझते हैं। 1 point कोर्स पाउडर 10/44। ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू अ नंबर 10 सीव एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू अ नंबर 44 सीव। इसका मतलब है कि सभी कण छलनी नंबर 10 से तो गुजर जाने चाहिए, लेकिन 40% से ज्यादा कण छलनी नंबर 44 से नहीं गुजरने चाहिए। 2 मॉडरेटली कोर्स पाउडर 22/60। ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू अ नंबर 22 सीव एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू अ नंबर 60 सीव। इसमें भी वही बात है, सभी कण छलनी नंबर 22 से पास होने चाहिए और 40% से ज्यादा कण छलनी नंबर 7 से पास नहीं होने चाहिए। 3 मॉडरेटली फाइन पाउडर 44/85। ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू अ नंबर 44 सीव एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू अ नंबर 85 सीव।
इसमें सभी कण छलनी नंबर 44 से पास होने चाहिए और 40% से ज्यादा कण छलनी नंबर 85 से पास नहीं होने चाहिए। 4. फाइन पाउडर 85. ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू अ नंबर 85 सीव। इसमें ये शर्त है कि सभी कण छलनी नंबर 85 से जरूर गुजर जाने चाहिए। 5. वेरी फाइन पाउडर 120. ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू अ नंबर 120 सीव और इसमें सभी कणों को छलनी नंबर 120 से गुजर जाना चाहिए, तभी वो वेरी फाइन कहलाएगा। अब इस समरी टेबल को देखते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से समझिएगा। पहला ग्रेड है कोर्स पाउडर। इसके लिए सीव नंबर 10, जिसका एपर्चर साइज यानी छेद का आकार 1.70 मिलीमीटर है, से सारे कण पास होने चाहिए। और सीव नंबर 44, जिसका एपर्चर 355 माइक्रोमीटर है, सिर्फ 40% से ज्यादा पास नहीं होने चाहिए। दूसरा है मॉडरेटली कोर्स पाउडर। इसके लिए सीव नंबर 22, 710 यूएम से सब पास हो और सीव नंबर 60, 250 यूएम से 40% से ज्यादा नहीं। तीसरा है मॉडरेटली फाइन पाउडर। इसके लिए सीव नंबर 44, 355 यूएम से सब पास हो और सीव नंबर 85, 180 यूएम से 40% से ज्यादा नहीं। चौथा है फाइन पाउडर। इसके लिए बस एक ही शर्त है कि सभी कण सीव नंबर 85, 180 यूएम से पास हो जाएं। और पांचवा है वेरी फाइन पाउडर। इसके लिए सभी कणों को सीव नंबर 120, 125 यूएम से पास होना चाहिए। ये टेबल दवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। अब हम सीव्स यानी छलनियों के बारे में थोड़ा और जानेंगे। Sieves for pharmaceutical testing are constructed from wire cloth with square meshes, woven from wire of brass, bronze, stainless steel, or any other suitable material. The wire should be of uniform circular cross-section and should not be coated or plated. दवाइयों की टेस्टिंग में इस्तेमाल होने वाली छलनियाँ तार से बुने हुए कपड़े जैसी होती हैं, जिनमें चौकोर छेद होते हैं। ये तार पीतल, कांस्य या स्टेनलेस स्टील जैसी धातुओं के बने होते हैं। इसमें यह जरूरी है कि तार हर जगह से एक समान मोटा हो और उस पर किसी भी तरह की कोई परत या कोटिंग ना चढ़ी हो। Sieve analysis. Sieve analysis is used to monitor material quality based on particle size. The practical range for sieve analysis is typically 5 to 125,000 micrometer. Sieve analysis का उपयोग कणों के आकार के आधार पर किसी सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किया जाता है। Standards for sieves? अच्छा, इन छलनियों के लिए कुछ मानक तय होते हैं, जिनमें ये बातें जरूर बताई जाती हैं। 1. Number of sieves indicates the number of meshes in a length of 2.54 cm 1 inch. पहला है छलनी का नंबर। यह बताता है कि 1 इंच की लंबाई में कितने छेद या जालियां हैं। नंबर जितना ज्यादा होगा, छेद उतने ही छोटे और महीन होंगे। 2. Nominal size of aperture, the gap between two adjacent wires. दूसरा है छेद का आकार। यह दो तारों के बीच की खाली जगह का माप होता है, जिसे हम एपर्चर कहते हैं। 3. Nominal diameter of the wire, the specified diameter of the wire used to make the sieve. तीसरा है तार का व्यास, यानी छलनी बनाने में इस्तेमाल हुए तार की मोटाई कितनी है। 4. Approximate percentage sieving area, the area of the meshes as a percentage of the total sieve area, usually 35 to 40%. चौथा है छानने का अनुमानित क्षेत्र। यह बताता है कि छलनी के कुल क्षेत्रफल में से छेदों का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, जो आमतौर पर 35 से 40% होता है। 5. Tolerance average aperture size, the permissible variation in aperture size. और पांचवा है छेद के आकार में टॉलरेंस, यानी छेदों के आकार में कितनी कमी बेशी की अनुमति है। ये सभी मानक बहुत सटीक परिणाम सुनिश्चित करते हैं। अब देखते हैं कि मैकेनिकल सीविंग डिवाइसेस यानी छानने वाली मशीनें कैसे काम करती हैं। ये मशीनें इन तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। 1. एजिटेशन मेथड्स, इसमें छलनी को अलग अलग तरीकों से हिलाया डुलाया जाता है। ऑसिलेशन, इसमें छलनी का फ्रेम एक पेंडुलम की तरह आगे पीछे घूमता है। वाइब्रेशन, इसमें एक इलेक्ट्रिक डिवाइस की मदद से छलनी को तेजी से कंपित किया जाता है, यानी वाइब्रेट किया जाता है। गायरेशन, इसमें छलनी एक पहिए से जुड़ी होती है जो इसे गोल गोल घुमाती है। 2. ब्रशिंग मेथड्स, A brush is used to move particles on the sieve surface and keep the meshes clear. इस तरीके में एक ब्रश का इस्तेमाल होता है जो छलनी की सतह पर कणों को हिलाता रहता है और छेदों को जाम होने से बचाता है। 3. Centrifugal methods. A high-speed rotor throws particles outwards towards the vertical cylindrical sieve by centrifugal force. इसमें एक तेज गति वाला रोटर होता है जो कणों को सेंट्रीफ्यूगल बल से बाहर की ओर एक खड़ी बेलनाकार छलनी की तरफ फेंकता है। आप समझते हैं सीविंग मेथड। दाईं ओर दिए गए चित्र में आप सीव्स का एक स्टैक देख सकते हैं, यानी एक के ऊपर एक रखी हुई कई छलनियां।
Working in construction, sieves are arranged in descending order, with the largest mesh size at the top. इसमें छलनियों को उनके छेदों के घटते आकार के क्रम में रखा जाता है। मतलब सबसे बड़े छेद वाली छलनी उस सबसे ऊपर और सबसे छोटे छेद वाली सबसे नीचे। The bottom sieve is attached to the receiving pan. सबसे नीचे एक पैन लगा होता है जिसमें सबसे महीन कण आके जमा होते हैं। Material is placed in the uppermost sieve and the stack is shaken with a mechanical sieve shaker. जिस पाउडर को छानना है उसे सबसे ऊपर वाली छलनी में डाला जाता है और फिर पूरे स्टैक को एक मैकेनिकल शेकर से हिलाया जाता है। हिलने पर कण अपने आकार के अनुसार सही छलनी में रुक जाते हैं और इस तरह वे अलग अलग हो जाते हैं। हमारा अगला उपकरण है साइक्लोन सेपरेटर। यह हवा या गैस जैसी चीजों से ठोस कणों को अलग करने के काम आता है। प्रिंसिपल: द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम फ्लूइड्स। यह सेंट्रीफ्यूगल बल के सिद्धांत का उपयोग करके ठोस पदार्थों को हवा जैसे तरल पदार्थों से अलग करता है। सेपरेशन डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी। यह प्रक्रिया कण के आकार और उसके घनत्व पर निर्भर करती है। It can be used to separate all types of particles or to remove only coarse particles and allow fine particles to be carried through with the fluid. इसका उपयोग सभी तरह के कणों को अलग करने के लिए या फिर सिर्फ मोटे कणों को हटाने के लिए किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग: इस डायग्राम से इसकी कार्यप्रणाली को समझना बहुत आसान हो जाएगा। A suspension of a solid in gas, usually air, is introduced tangentially at a very high velocity. देखिए, धूल भरी हवा को बहुत तेज गति से ऊपर एक तरफ से अंदर भेजा जाता है। The rotary flow within the separator generates a centrifugal force on the particles. सेपरेटर का जो शंक्वाकार डिजाइन है उसके कारण हवा अंदर गोल गोल घूमने लगती है जिससे कणों पर सेंट्रीफ्यूगल बल लगता है। The solids are thrown out to the walls, then fall to the conical base and are discharged through the solids outlet. इस बल के कारण जो भारी ठोस कण है वो दीवारों से टकराकर नीचे की ओर गिरने लगते हैं और नीचे बने सॉलिड आउटलेट से बाहर निकल जाते हैं। द फ्लूइड इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सेंट्रल आउटलेट एट द टॉप। और साफ हवा हल्की होने के कारण ऊपर बीच में बने आउटलेट से बाहर निकल जाती है। एडवांटेजेस: इसकी लागत कम है, यह उच्च तापमान पर भी काम कर सकता है और यह सूखे और गीले दोनों तरह के पदार्थों को संभाल सकता है। डिसएडवांटेजेस: इसके संचालन की लागत ज्यादा है, छोटे कणों को अलग करने में यह उतना कुशल नहीं है और ये चिपचिपे पदार्थों के लिए उपयुक्त नहीं है। यूजेस: इसका मुख्य उपयोग गैस या हवा से ठोस कणों को अलग करना है। अब हम एक नई यूनिट ऑपरेशन मिक्सिंग पर आते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषाएं देखते हैं। मिक्सिंग: अ प्रोसेस दैट टेंड्स टू रिजल्ट इन अ रैंडमाइजेशन ऑफ डिसिमिलर पार्टिकल्स विद इन अ सिस्टम। मिक्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग तरह के कणों को एक साथ इस तरह मिलाया जाता है कि वे एक दूसरे में एक समान रूप से वितरित हो जाएं। एजिटेशन refers to the induced motion of a material in a specified way, usually in a circulatory pattern inside a container. एजिटेशन का मतलब है किसी पदार्थ को एक कंटेनर के अंदर एक खास तरीके से गति देना, जैसे कि उसे गोल गोल घुमाना। मिक्सिंग का ये एक हिस्सा है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मिक्सिंग प्रोसेस: मिक्सिंग की प्रक्रिया को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे 1. सतह की प्रकृति, 2. कणों का घनत्व, 3. कण का आकार और आकृति, 4. कण पर मौजूद चार्ज, 5. और मिलाए जाने वाले पदार्थों का अनुपात। मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इन सॉलिड्स: ठोस पदार्थों में मिश्रण 3 मुख्य तरीकों से होता है। 1. कन्वेक्टिव मिक्सिंग, मैक्रो मिक्सिंग. It is achieved by the inversion of the powder bed using blades or paddles. A large mass of material moves from one part to another. इसमें ब्लेड या पैडल की मदद से पाउडर की बड़ी मात्रा को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा जाता है। इसे मैक्रो मिक्सिंग भी कहते हैं। 2. shear mixing. In this type, the forces of attraction are broken down so that each particle moves on its own between regions of different composition and parallel to their surface. इसमें कणों की परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं, जिससे वो आपस में मिक्स होते हैं। 3. diffusive mixing, micro mixing. It involves the random motion of particles within the powder bed, thereby by particles changing their position relative to one another. इसमें हर एक कण अपनी जगह बेतरतीब ढंग से बदलता है, जिससे बहुत छोटे स्तर पर यानी माइक्रो लेवल पर मिक्सिंग होती है। एक अच्छी मिक्सिंग इन तीनों का संयोजन होती है। अब हम मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स यानी तरल पदार्थों के मिश्रण पर ध्यान देंगे। तरल मिश्रण को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 1. miscible liquids. Miscible in all proportions. Example, ethyl alcohol and water. ये वे तरल हैं जो किसी भी अनुपात में एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाते हैं, जैसे पानी और अल्कोहल। 2. partially miscible liquids. Miscible in one another at one particular proportion.
एग्जाम्पल पी क्रिसॉल एंड वाटर। ये तरल एक दूसरे में केवल एक खास अनुपात में ही घुलते हैं, हर अनुपात में नहीं। 3. Immiscible liquids. These are not miscible. Example, vegetable oils and water. और ये वे तरल हैं जो एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं घुलते, जैसे कि तेल और पानी। तरल पदार्थों को मिलाने के लिए प्रोपेलर्स, टर्बाइन्स और एयर जेट मिक्सर जैसे उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। Mixing of immiscible liquids. Mixing of immiscible liquids is carried out in pharmacy, mainly in the manufacturing of emulsions. The equipment used is known as an emulsifier. Generally, a fine emulsion can be obtained, and therefore, equipment is also known as a homogenizer. तेल और पानी जैसे अघुलनशील तरल पदार्थों को मिलाने की प्रक्रिया फार्मेसी में मुख्य रूप से इमल्शन बनाने में काम आती है। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को इमल्सिफायर या होमोजेनाइजर कहते हैं। Mixing of semi-solids. Semi-solid dosage forms include ointments, pastes, creams, jellies, etc. The mixing action includes a combination of low-speed shear, smearing, wiping, folding, stretching and compressing. मलहम, पेस्ट, क्रीम जैसे अर्ध ठोस पदार्थों को मिलाने के लिए शेयरिंग, स्मीयरिंग और फोल्डिंग जैसी कई क्रियाओं का एक साथ इस्तेमाल होता है। इसके लिए सिग्मा मिक्सर, प्लैनेटरी मिक्सर और ट्रिपल रोलर मिल जैसे उपकरण उपयोग किए जाते हैं। अब हम मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ खास उपकरणों को देखेंगे। पहला है डबल कोन ब्लेंडर। प्रिंसिपल: an efficient design for mixing powders of different densities. It is usually charged and discharged through the same port. ये अलग-अलग घनत्व वाले पाउडर को मिलाने के लिए एक बहुत ही कुशल डिजाइन माना जाता है। इसमें आमतौर पर एक ही रास्ते से सामग्री डाली और निकाली जाती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये दो कोन्स को जोड़कर बनाया गया है। Working: the material is loaded to 50% to 60% of its total volume. As the blender rotates, the material undergoes tumbling motion, which continuously divides and recombines, yielding an ordered mixing. इसमें इसकी कुल क्षमता का 50 से 60% तक पाउडर भर दिया जाता है। जब ब्लेंडर घूमता है तो अंदर की सामग्री पलटती है, गिरती है और बार-बार बढ़कर फिर से मिल जाती है, जिससे बहुत अच्छी मिक्सिंग होती है। यूजेस: ये सूखे पाउडर और दानों को एक समान रूप से मिलाने के लिए बहुत उपयोगी है। अब देखते हैं टर्बियन मिक्सर। Principle: a mechanical device used in mixing different types of liquids. It works mainly on the principle of shearing action. Rotates at a lower speed than a propeller, 50 to 200 rpm. ये तरल पदार्थों को मिलाने का एक उपकरण है। यह मुख्य रूप से शेयरिंग एक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। यह प्रोपेलर मिक्सर की तुलना में धीमी गति पर 50 से 200 rpm घूमता है। Construction: consists of a circular disc to which a number of short blades are attached. इसमें एक गोल डिस्क होती है जिस पर कई छोटे-छोटे ब्लेड लगे होते हैं। Working: a flat-bladed turbine produces radial and tangential flow. Near the impeller, a zone of rapid currents and high turbulence is observed. The shear produced by turbines can be further enhanced using a diffuser ring. जब ये घूमता है तो इसके ब्लेड तरल में रेडियल और टेंजेंशियल प्रवाह पैदा करते हैं, जिससे तेज धाराएं और टर्ब्यूलेंस यानी हलचल बनती है और तरल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। हमारा अगला उपकरण है सिल्वर्सन मिक्सर। प्रिंसिपल: produces intense shearing forces and turbulence by the use of high-speed rotors. This turbulence causes liquids to pass through fine interstices formed by closely placed perforated metal sheets. ये तेज गति वाले रोटरों का उपयोग करके बहुत तीव्र शेयरिंग बल और टर्बुलेंस पैदा करता है। इस वजह से तरल पदार्थ बहुत महीन छेदों वाली धातु की चादरों से गुजरते हैं, जिससे वे बहुत छोटे-छोटे कणों में टूट जाते हैं। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें एक मोटर, एक शाफ्ट और नीचे एक इमल्सिफाइंग हेड होता है। यूजेस एप्लीकेशंस: इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इमल्शन और क्रीम बनाने के लिए किया जाता है, ताकि हमें बहुत ही महीन कणों वाला प्रोडक्ट मिल सके। अब बात करते हैं ट्रिपल रोलर मिल की। Principle: the differential speed and narrow space between the rollers develop high shear over the materials. This shear causes crushing of aggregate particles and distributes the drug uniformly throughout the semi-solid base. इसके रोलर्स के बीच अलग अलग गति और बहुत कम जगह होने के कारण सामग्री पर बहुत ज़्यादा शेयर पैदा होता है। इससे कणों के जो गुच्छे होते हैं वो टूट जाते हैं और दवा मलहम जैसे बेस में एक समान रूप से वितरित हो जाती है। Construction consists of 3 parallel rollers of equal diameters made of hard abrasion-resistant material. The pressure and gap between the rollers are independently adjustable.
A hopper is arranged between the first two rollers. Working, the rollers are rotated at different speeds. The feed is passed through the gap between the first and second roller. A film of appreciable thickness is produced. Between the second and third roller, a thinner film is formed, leading to more crushing and abrasion. जब रोलर्स अलग अलग गति से घूमते हैं तो सामग्री पहले और दूसरे रोलर के बीच से गुजरती है, फिर दूसरे और तीसरे रोलर के बीच से, जहां उसे और ज्यादा पीसा और रगड़ा जाता है। अब हम एक नए टॉपिक फिल्ट्रेशन को शुरू करते हैं। डेफिनेशन: The process of separation of solid from fluids by passing the mixture through a porous medium that retains the solid but allows the fluid to pass through. The mixture is known as a slurry, the medium is a filter medium, the accumulated solids are the filter cake, and the clear liquid is the filtrate. फिल्ट्रेशन वो प्रक्रिया है जिसमें एक मिश्रण को एक छिद्रपूर्ण माध्यम से गुजारा जाता है। ये माध्यम ठोस को तो रोक लेता है, लेकिन तरल को आर पार जाने देता है। इस प्रक्रिया में जो मिश्रण होता है उसे स्लरी कहते हैं। छानने वाले माध्यम को फिल्टर मीडियम कहते हैं, जो ठोस जमा हो जाता है उसे फिल्टर केक कहते हैं, और जो साफ तरल छनकर निकलता है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन: इसके उपयोग क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स। Air is filtered through HEPA filters. Solutions are passed through bacteria-proof filters. स्टेराइल प्रोडक्ट्स बनाने में जैसे हवा को HEPA फिल्टर से और घोल को बैक्टीरिया-प्रूफ फिल्टर से छानना। प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स। Solids are separated from the reaction mixture. बल्क दवाएं बनाने में जहां ठोस को प्रतिक्रिया मिश्रण से अलग किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन। Filtration is an essential step for obtaining a clear solution. पीने वाली दवाएं जैसे सिरप बनाने में जहां एक साफ घोल पाने के लिए फिल्ट्रेशन एक जरूरी कदम है। एफ्लुएंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, और गंदे पानी को साफ करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे तरल के गुण, जैसे उसका घनत्व और चिपचिपाहट, ठोस के गुण, जैसे कण का आकार और आकृति, सस्पेंशन का तापमान, फिल्टर केक बनने की दर और फिल्टर का सतही क्षेत्रफल। चलिए अब फिल्ट्रेशन के पीछे के सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है पर समझना जरूरी है। The flow of a liquid through a filter follows the basic rules that govern the flow of any liquid through the medium offering resistance. एक फिल्टर के माध्यम से तरल का बहना उन्हीं बुनियादी नियमों का पालन करता है जो किसी भी प्रतिरोध वाले माध्यम से तरल के बहने पर लागू होते हैं। इसका जो मूल समीकरण है वो है रेट इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस, यानी फिल्ट्रेशन की दर इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितना दबाव लगा रहे हैं और फिल्टर कितना प्रतिरोध कर रहा है। इसे समझने के लिए तीन मुख्य समीकरण हैं। 1. Poisson's equation considers filtration is similar to the streamlined flow of a liquid under pressure through capillaries. यह समीकरण मानता है कि फिल्ट्रेशन बहुत पतली नलियों से दबाव में बहने वाले तरल के समान है। इसका फॉर्मूला है V equal to pi delta P R4/8ln। इसमें V प्रवाह की दर है, डेल्टा P दबाव का अंतर है, R नली की त्रिज्या है, L फिल्टर केक की मोटाई है और N तरल की श्यानता यानी विस्कोसिटी है। 2. डार्सीज इक्वेशन। इसका फॉर्मूला है V equal to Ka delta P/NL। यहाँ K केक की पारगम्यता यानी परमिबिलिटी है और A फिल्टर का क्षेत्रफल है। 3. कोज़ेनी-कारमन इक्वेशन। यह एक ज्यादा विस्तृत समीकरण है। इसका फॉर्मूला है V equal to 1/ns² into delta P epsilon x³/1 - इसमें एप्सिलॉन केक की सरंध्रता यानी पोरोसिटी है, S कणों का सतह क्षेत्र है और K एक स्थिरांक है। ये समीकरण हमें फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया को गणितीय रूप से समझने में मदद करते हैं। अब हम दो खास तरह के फिल्टर के बारे में जानेंगे। पहला है मेम्ब्रेन फिल्टर। प्रिंसिपल consists of microporous plastic films of specific pore sizes. They act like a sieve, retaining particles larger than the pore size by surface capture. ये बहुत छोटे और एक समान आकार के छिद्रों वाली प्लास्टिक की पतली फिल्मों से बना होता है। ये एक छलनी की तरह काम करता है और अपने छिद्रों से बड़े सभी कणों को अपनी सतह पर ही रोक लेता है। Construction consists of a membrane of cellulose acetate or cellulose nitrate. The pores are of submicron size. Most widely accepted membrane filter possesses a pore size of 0.22 micro
and 0.45 माइक्रोमीटर। ये झिल्ली सेल्यूलोज एसिटेट या सेल्यूलोज नाइट्रेट की बनी होती है। इसके छिद्र बहुत ही छोटे, सबमाइक्रोन आकार के होते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मेम्ब्रेन फिल्टर के छिद्रों का आकार 0.22 और 0.45 माइक्रोमीटर होता है, जो इतने छोटे हैं कि बैक्टीरिया को भी रोक सकते हैं। यूजेस: इसका उपयोग घोलों को स्टेराइल करने यानी जीवाणु रहित करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। प्रिंसिपल: इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिंग प्रेशर। During filtration, high pressure exerts on the sintered glass disc and lower pressure is exerted on the base of the funnel. ये दबाव कम करने के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें फिल्टर डिस्क के ऊपर ज्यादा दबाव होता है और नीचे कम, जिससे तरल छनकर नीचे चला जाता है। Construction consists of a glass funnel and sintered glass disc. These filters have as a filtering medium a flat or convex plate of Jenner glass powdered and shifted to produce granules of uniform size that are molded together. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कांच की कीप और एक सिंटर्ड ग्लास डिस्क से बना होता है। ये डिस्क कांच के पाउडर को एक साथ ढालकर बनाई जाती है। अब हम इस अध्याय के अंतिम विषयों पर आ गए हैं। पहला है ड्राइंग। डेफिनेशन: द रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर और अदर लिक्विड फ्रॉम अ मटेरियल बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। यह गर्मी का उपयोग करके किसी सामग्री से पानी या अन्य तरल की थोड़ी मात्रा को हटाने की प्रक्रिया है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। Principle: hot air is passed at high pressure through a perforated bottom of the container containing granules. The granules are lifted from the bottom and suspended in the stream of air, fluidized state. इसमें जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, गर्म हवा को तेज दबाव से दानों से भरे कंटेनर के छिद्रित तल से गुजारा जाता है। इससे दाने हवा में तैरने लगते हैं, जिसे फ्लूइडाइज्ड अवस्था कहते हैं, और वे बहुत जल्दी और एक समान रूप से सूख जाते हैं। Freeze dryer. Lyophilization. Principle: water is removed from the frozen state by sublimation, direct change from solid to vapor. इस प्रक्रिया में पदार्थ को पहले जमाया जाता है और फिर वैक्यूम में पानी को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन द्वारा हटाया जाता है। इसका मतलब है कि बर्फ सीधे भाप में बदल जाती है, बिना पानी बने। इससे गर्मी के प्रति सेंसिटिव दवाएं सुरक्षित रहती हैं। और हमारा अंतिम टॉपिक है एक्सट्रैक्शन। Definition: refers to the process for the isolation of the active ingredients from drug materials by physical means or by dissolving in a suitable medium, menstruum or solvent. यह वो प्रक्रिया है जिसमें दवा सामग्री जैसे कि पौधों से सक्रिय अवयवों को एक उपयुक्त सॉल्वेंट में घोलकर अलग किया जाता है। इस सॉल्वेंट को मेंस्ट्रुम भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस: इसके कई तरीके हैं, जैसे मैसरेशन। इसमें दवा को कुछ समय के लिए सॉल्वेंट में भिगोकर छोड़ दिया जाता है। परकोलेशन: इसमें दवा को एक विशेष उपकरण परकोलेटर में पैक करके उसमें से सॉल्वेंट को धीरे धीरे गुजारा जाता है। इन्फ्यूजन: इसमें दवा को पानी में कुछ समय के लिए भिगोया जाता है। डिकॉक्शन: ये इन्फ्यूजन जैसा ही है, लेकिन इसमें सामग्री को पानी के साथ उबाला जाता है। डाइजेशन: यह हल्के गर्म तापमान पर किया जाने वाला मैसरेशन है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी यूनिट ऑपरेशंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।